एक छोटे से गांव रामपुर घाट में तालाब के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सरिता का पति काफी समय से बीमार था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन कविता के घर काम करने जाती थी। कविता की शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कंजूस और स्वार्थी था। हर सुबह सरिता जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और फिर कविता के घर की ओर निकल पड़ती, ताकि कुछ मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर सके। अरे दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर पर बैठी रहती हो। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही दी हूँ तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा छोटू रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो। पहले आंगन और बरामदे को अच्छे से साफ कर दो। घर बिल्कुल चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन धो देना। और हाँ, काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए। सरिता तुरंत काम में लग जाती है। सबसे पहले कविता के घर का आंगन, बरामदा और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना अच्छे से साफ करती है। फिर बर्तन धोने बैठ जाती है। उधर कविता आराम से बैठकर चाय पीती रहती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये चावल रखे हैं, इनमें से अच्छे दाने अलग कर दो। टूटे हुए चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही बनते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना। सरिता चुपचाप बैठकर चावल साफ करने लगती है। फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि कविता ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, लेकिन रोज के काम के बदले अनाज देगी। सरिता को उम्मीद थी कि इन चावलों में से उसे भी थोड़ा अच्छा हिस्सा मिलेगा। कविता, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए चावल अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम खत्म करने के बाद सरिता अपने घर लौटने लगती है। तभी कविता उसे आवाज देकर रोक लेती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। कविता टूटे फूटे दानों वाला थोड़ा सा चावल एक थैली में डालकर सरिता को थमा देती है। सरिता बिना कुछ कहे चावल ले लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर एक भी शिकायत नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यही चावल भी उसके लिए बहुत कीमती है। सरिता घर जाकर वही चावल बनाती है और अपने पति व बच्चे को खिला देती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सुबह सरिता दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली बिल्कुल स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम खत्म करके मछली बना देती हूँ। सरिता चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, फिर बर्तन धोती है और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगती है। वो आज भी मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे छोटू को ये मछली बहुत पसंद है। सरिता मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। कविता आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है। आज तो उन्हें बहुत मजा आएगा। तुमने आज काफी मेहनत की है। कविता और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगते हैं। सरिता की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक रही थी कि शायद आज कविता उसे भी थोड़ी सी मछली दे दे, ताकि वो अपनी बेटी के लिए ले जा सके। शाम को सरिता अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। तभी कविता उसे रोकती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो,
कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी रखी थी, इसे घर ले जाकर गरम करके खा लेना। सरिता बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और खराब हो चुकी सब्जी की थैली उठा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। सरिता हर सुबह कविता के घर काम करने जाती और लौटते समय कविता उसे कुछ न कुछ बासी या खराब खाना देकर भेज देती। एक दिन कविता ने कहा, सुनो दीदी, कल तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए घर में पूजा का बड़ा आयोजन रखा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ व पकवान बनेंगे। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरा काम मेहनत से करूंगी। अगली सुबह सरिता जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर निकल रही थी कि तभी उसका बेटा बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज बाद में जाती हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले रह जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बनेंगी, वो हमारे लिए भी देंगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा। तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन, अपने पिताजी का ध्यान रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, समय पर दे देना। सरिता अपने बेटे को समझाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके मन में ये बात चल रही थी कि उसकी बहन कविता ने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन उसे एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने बेटे को साथ ले आए। कविता के आंगन में खूब चहल पहल थी। बड़े बड़े बर्तन सज चुके थे, हलवाई भी आ चुके थे और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। केसर बादाम की खीर, पूरी, कचौड़ी, पुलाव और मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पूरा घर मानो स्वाद की महक से भर गया था। अरे तुम आ गई? चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू करो। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए और वहाँ कोने में जो पत्तल रखी हैं उन्हें भी गिनकर ठीक से जमा दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ साफ सफाई करो और उसके बाद पूरा घर अच्छे से चमका देना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सरिता जल्दी जल्दी सारे काम में लग गई। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ गया। कविता सज धज कर अपने पति के साथ पूजा स्थान पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर सुकून था और गहनों की चमक साफ छलक रही थी। गांव के प्रसिद्ध पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान से पूजा होने लगी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हुई। फिर मेहमानों को बैठाकर पत्तलों में भोजन परोसा गया। पूरा गांव कविता के आंगन में स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर फैल गई थी। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे सभी मेहमान भोजन करके अपने अपने घर चले गए। अब घर में शांति हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बची हुई थी। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतने सारे पकवान बने और इतने मेहमान आए, लेकिन देखो अभी भी कितनी मिठाइयाँ और खाने की चीजें बची हुई हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में ठीक से रख दो और जो मिठाई के बर्तनों में नीचे चूरा और शक्कर जमा है उसे निकाल कर अलग कर देना।
सरिता सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए खाने को रसोई में ले जाकर सहेजने लगी। कविता अपने घर में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सरिता को अंदर बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए। हैबड़े बर्तनों में जो मिठाइयों के टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और किनारों पर चिपकी हुई चीनी है, ये सब तुम ले जाओ। अपने बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में तो ये कोई नहीं खाता। सरिता चुपचाप वो मिठाई के टुकड़े लेकर घर की ओर निकल पड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन कविता के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। रोते रोते ठोकर खाते हुए सरिता जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव में मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी और बेबसी सहन नहीं होती। रोज रोज के अपमान से मेरा दिल टूट चुका है। अगर आपको मुझ पर दया आए तो मुझे यहीं अपने पास बुला लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू न देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटे हुए टुकड़े लेकर लौट रही हूँ। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है और बदले में बस ऐसे ही टुकड़े लेकर आती है। हे नागदेव, अब मुझ पर दया कीजिए और मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। सरिता की हर बात नागदेव तक पहुंच रही थी। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। सरिता रोते रोते वहां से जाने लगी। तभी अचानक नागदेव के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया, मानो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया हो। जब सरिता अपने घर के बाहर पहुंची तो उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सरिता कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार होता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान भरे हुए थे। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ा और मिठाइयाँ खाने लगा। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी, ये सब कहाँ से आ गया? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। सरिता धीरे धीरे घर के अंदर गई और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर चमक और शरीर में नई ताकत थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? ये सारा घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप भी ठीक हो गए, अपने पैरों पर खड़े हैं। अरे सरिता, ये सब क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। और इतना धन हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से सवाल पर सवाल करने लगा। तब सरिता ने अपने पति और बेटे को सारी बात बता दी। ये सब नागदेव की कृपा है। मैं तो कविता के घर से सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और अपनी सारी पीड़ा उन्हें बता दी। मैंने तो उनसे यही कहा था कि अब मुझसे ये जीवन नहीं संभलता, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरी पुकार सुन ली। देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन बदल गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो परिवार पहले गरीबी और दुख में जी रहा था, अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले ही दिन सरिता अपने परिवार के साथ गांव में बने एक नए, सुंदर और बड़े घर में रहने चली गई। 3 दिन बीत गए। अब सरिता अपने नए घर में सुख और शांति से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशी झलक रही थी। उसका पति भी पूरी तरह ठीक होकर फिर से अपना काम संभालने लगा। उधर कविता अपने घर में बैठी सोच रही थी
कि आखिर सरिता काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए, लेकिन सरिता अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? न सफाई करने, न बर्तन धोने, न ही रसोई का काम। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या फिर कोई और बात है? इतना सोचकर कविता ने अपने नौकर को बुलाया। अरे सुनो, तुम अभी जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ क्या बात है। नौकर तुरंत सरिता के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि अब उनका घर नया और बहुत बड़ा हो चुका था। उसका पति भी पूरी तरह ठीक की ओर जा रहा था। नौकर ने चुपके से अंदर झांका तो देखा कि सरिता अपने बेटे के साथ बड़े आराम से बैठी थी। चारों तरफ सुख और समृद्धि नजर आ रही थी। वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ दिन पहले तक तो इनकी हालत बहुत खराब थी और अब तो जैसे किसी बड़े महल में रह रहे हो। नौकर भागता हुआ कविता के पास पहुंचा और हाफते हुए बोला, मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन अब बहुत अमीर हो गई हैं। उनका घर सोने चांदी से भरा है। उनके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है और उनका बेटा तो तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहा थालगता है। उनकी किस्मत रातों रात बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे भेजा था तो बस थोड़े से बचे हुए मिठाई के टुकड़े और चिपके हुए शक्कर ही दी थी। फिर ये सब दौलत कहाँ से आ गई? नहीं, ये राज तो मुझे जानना ही होगा। शाम को जब कविता का पति घर लौटा तो उसने तुरंत उससे कहा, सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन सरिता अचानक बहुत अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल जैसा बन गया है। उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब एकदम से कैसे हो गया। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें झेली है। तुम जाकर उसी से पूछ लो कि आखिर यह सब कैसे हुआ। कविता ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य को जरूर जानेगी। वो तुरंत तैयार होकर सरिता के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने महल जैसा घर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके मन में जलन और आश्चर्य दोनों एक साथ उठने लगे। फिर वो अंदर गई और बोली, अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी तो मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? मुझे भी बताना, आखिर क्या हुआ कि तू रातों रात इतना सब पा गई? कविता, तुम जो मुझे रोज बचे खुचे चावल और सब्जी देती थी और उस दिन जो मिठाई का चूरा और शक्कर दी थी, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में मुझे नाग देव के मंदिर पर रुकना पड़ा। मैंने उन्हें अपनी सारी तकलीफ बता दी और उनकी कृपा से ये सब बदल गया। सरिता की बात सुनकर कविता के मन में जलन और बढ़ गई। उसके अंदर का लालच जाग गया। अगले ही दिन उसने ठान लिया कि उसे अपनी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है कि दीदी इतनी अमीर कैसे बनी। मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने जाकर नागदेव को सब बता दिया। और देखो, नागदेव ने उसे पल भर में महल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और आज वो मुझसे आगे निकल गई। अब मैं भी वही करूंगी जो उसने किया। पति ने बहुत समझाया, लेकिन कविता पर लालच हावी हो चुका था। उसी दिन दोपहर में वो सरिता के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने घर काम पर रख लो। जैसे मैं तुमसे काम करवाती थी, वैसे ही अब मैं काम कर लूंगी। अरे कविता, तू क्यों चिंता करती है? तू मेरी अपनी बहन है। बोल, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस मुझे काम पर रख लो और बदले में खाना दे देना। ठीक है,
अगर तेरा मन है तो आकर काम कर लिया कर। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। सरिता दिल की बहुत साफ था। उसने कविता की चाल समझ ली थी, फिर भी कुछ नहीं कहा और उसे काम पर रख लिया। अगली सुबह कविता सरिता के घर पहुंच गई। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए। अरे कविता, तू आ गई? आज घर में काफी काम है। तू सफाई कर ले, मैं रसोई संभालती हूँ। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। तुम्हारा पूरा घर साफ कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया, तब सरिता ने कविता के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ एक थैले में रख कर दी। ले कविता, ये ताज़ा गरम खाना और मिठाइयाँ अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, मुझे वही देना जो मैं तुम्हें दिया करती थी, बासी, बचा खुचा और सूखा खाना। मैं तुम्हारा अच्छा खाना नहीं लूंगी। ये सुनकर सरिता चौंक गई, लेकिन कविता अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मजबूरी में सरिता ने उसे बासी खाना ही दे दिया। दिन बीतते गए। कविता रोज काम पर आती और जाते वक्त जिद करके वही बासी खाना लेकर जाती। अब कविता सोचने लगी, अब तो कई दिन हो गए दीदी के घर काम करते करते। अब मुझे भी वही करना होगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और नागदेव से वही कहूंगी जो दीदी ने कहा था। तब मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। यही सोचकर कविता मंदिर की ओर तेजी से चल देती है। कविता का लालच अपने चरम सीमा पर था। ना ही उसे अपने पति का ख्याल था, ना ही उसे अपने घर का ख्याल था। वो लालच में आंधी हो चुकी थी। इसी लालच में वो मंदिर पहुंच गई और नागदेव के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हे नागदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी खाना ही देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। अब मुझसे ये जीवन नहीं सहा जाता। आप मुझे यहीं डस लीजिए। तभी मंदिर में एक भारी आवाज गूंज उठी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन भरी है, मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन अच्छा और ताजा खाना देती थी, लेकिन तूने खुद ही जिद करके बासी खाना लिया। नहीं नागदेव, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोल कविता। तूने ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में मौत मांग रही है। अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नागदेव, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत डसिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं डसूंगा, लेकिन तेरे लालच का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा आलीशान घर झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरे घर का सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर बन जाएंगे। अब कुदरत तुझे असली गरीबी दिखाएगी। कविता रोती हुई वहां से भागी और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। सारा धन दौलत ईंट और पत्थर बन चुका था। अरे कविता, यह सब क्या हो गया? हमारा घर झोपड़ी में कैसे बदल गया? बताओ, तुमने क्या किया है? कविता रोते रोते सब सच बता देती है। मैंने कहा था ना, लालच मत करो। आज तुम्हारी इसी लालच ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी शादी तुम जैसी लालची औरत से हुई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में जाकर पता नहीं क्या कर दिया। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। चलो मेरे साथ, नागदेव के मंदिर में वही चलकर उनसे माफी मांगेंगे। दोनों नागदेव के मंदिर पहुंचते हैं और नागदेव से क्षमा याचना करने लगते हैं। हे नागदेव, मेरी पत्नी से जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमारा घर, पैसा सब वापस कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा घर, पैसा वापस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ, मांगो। क्या मांगते हो? नागदेव, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे घर में खुशियां बनी रहे। तथास्तु।
इतना कहकर नाग देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और जलन इंसान को अंदर से अंधा बना देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों से जलता है और बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता है, वो अंत में अपना ही नुकसान करता है।